नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। सीएम धामी ने अपने पास गृह समेत 23 विभाग रखे हैं, जिसमें सूचना, गृह, राजस्व, आबकारी, आयुष एवं शिक्षा, राज्य संपत्ति, खनन, औद्योगिक विकास, पेयजल, ऊर्जा जैसे विभाग होंगे। वहीं सतपाल महाराज के पास 10 विभाग हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, धर्मस्व, पर्यटन, जलागम प्रबंधन, सिंचाई एवं लघु सिंचाई। प्रेमचंद अग्रवाल के पास 6 विभाग हैं, जिसमें वित्त, शहरी विकास, विधायी एवं संसदीय कार्य, जनगणना। गणेश जोशी के पास 9 विभाग हैं, जिसमें कृषि, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास। वहीं धन सिंह रावत को बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। धन सिंह और सहकारिता, हायर एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट भी धन सिंह के जिम्मे है। सुबोध उनियाल के पास 4 विभाग हैं, जिसमें वन, भाषा, निर्वाचन, तकनीकी शिक्षा है। इसके साथ ही रेखा आर्य के पास महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति, खेल एवं युवा कल्याण समेत 4 विभाग हैं। चंदन रामदास के पास 6 विभाग हैं, जिसमें समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम शामिल हैं। वहीं सौरभ बहुगुणा के पास 6 विभाग हैं, जिसमें पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल और कौशल विकास एवं सेवायोजन शामिल हैं। तो यहां पर किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिली है, कौन सा विभाग मिला है, यह हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। देखिए, टीम धामी में किसे क्या मिला। पुष्कर धामी को गृह, खनन, आबकारी समेत जो महत्वपूर्ण महकमे हैं, वो यहां पर पुष्कर धामी के जिम्मे हैं, यानी कि उन्होंने अपने पास रखे हैं। जो सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी और पर्यटन दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग हैं और दोनों की जिम्मेदारी सतपाल महाराज खुद निभाए। प्रेमचंद अग्रवाल वित्त और शहरी विकास, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है प्रेमचंद अग्रवाल के, और उनको यहां पर मिला है। धन सिंह रावत को शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा भी बड़ी जिम्मेदारी है और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के दौर में तमाम चीजें हुई, ऐसे में सब व्यवस्थाएं पटरी पर लाना। सुबोध उनियाल को वन और पर्यावरण की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। चंदन रावदास को समाज कल्याण और परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है। ये भी दोनों महकमे काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं उत्तराखंड के लिहाज से। रेखा आर्य को महिला कल्याण और खेल की जिम्मेदारी दी गई है। रेखा आर्य के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ये महिला कल्याण, और स्पोर्ट्स के लिए सौरभ बहुगुणा पशुपालन और गन्ना विकास, ये 2 जिम्मेदारियां यहां पर दी गई हैं। ये सौरभ बहुगुणा की जिम्मेदारी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश जोशी को कृषि और सैनिक कल्याण की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। ये टीम धामी है, यानी कि इसमें किसको क्या मिला वो यहां पर हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। गणेश जोशी को आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर लगा करके हम बाकायदा दिखा रहे हैं ग्राफिक्स की मदद से कि किस तरह से गणेश जोशी को यहां पर कृषि और सैनिक कल्याण की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। इधर विभागों का बंटवारा होने के बाद पहली बार न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर प्रदेश में तालमेल के साथ काम करने की है। स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिले और विजन डॉक्यूमेंट में जो स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वादे हैं वो इंप्लीमेंट करने हैं। मेडिकल एजुकेशन और संस्कृत शिक्षा पर भी अगले 5 साल के रोडमैप पर मंत्री धन सिंह रावत ने खुलकर बातचीत की है। पुष्कर सिंह धामी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है और इन विभागों में सबसे हैवी वेट मंत्री जो भरकर आए हैं वो आए हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, स्वास्थ्य आपके पास पहले से था, हायर एजुकेशन पहले से था, अब नया जो विभाग जुड़ा है वो प्राइमरी एजुकेशन भी जुड़ा है, क्या प्रायोरिटी आपकी रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का, अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने सभी मंत्रियों को अब विभाग दे दिए हैं और आज चूँकि विधानसभा का सत्र है, अब कल से जो हमारा सरकार का विजन डॉक्यूमेंट्री है उस पर हम काम शुरू करेंगे कि हमारा जो दृष्टि पत्र है पार्टी का भी, कि वे हमको स्वास्थ्य में क्या करना है, शिक्षा में क्या करना है, हर विभागों में सरकार की प्राथमिकताएं हैं और निश्चित रूप से हम एक अच्छी सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे और 0 टॉलरेंस की सरकार देंगे। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ रोड मैप अगले 5 साल के लिए रहने जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी।
विभागों का बंटवारा होने के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी बातचीत की न्यूज 18 ने। प्रेमचंद ने बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। आपको शहरी विकास जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भी दिया गया है। सर, पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद काफ़ी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपको दिए हैं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे पे जो भरोसा जताया है, और निश्चित रूप से उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर, क्या टारगेट होगा बतौर शहरी विकास मंत्री आपका? मैंने एक निश्चय लिया है कि पूरे प्रदेश के लिए जिस प्रकार से हम लोग कटिबद्ध हैं, हमारी सरकार कटिबद्ध है, जो जनादेश हमारी जनता ने दिया उसको हम उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे और अपने प्रदेश को किस प्रकार से हम आगे ले जा सकें, मिलजुल के सब लोग हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बातें हैं, और हमारे प्रदेश का जो विकास है वो ठीक ढंग से कर सकें। ये हमने संकल्पबद्ध भी है और निश्चित रूप से करेंगे भी। सर, अर्बन एरिया में हमने देखा, खासकर अगर देहरादून की मैं बात करूं, स्मार्ट सिटी पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग बड़े परेशान हैं स्मार्ट सिटी के कामकाज से। करेंगे, पहले मैं थोड़ा जानकारी लूंगा, उसके बाद फिर जो भी करने का होगा हम करेंगे। थैंक यू सर। तो आप थे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। आपका कहना है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है, कोशिश होगी कि उस जिम्मेदारी के तहत जन अपेक्षाओं पर खरा उतरा जा सके। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और बातचीत करने के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, जाहिर तौर पर विभागों का बंटवारा हो गया, थोड़ी देर से ही सही लेकिन हो गया। अब सवाल यह है कि इन तमाम मंत्रियों की क्या जवाबदेही है, क्या जिम्मेदारियां रहने वाली हैं और कब तक इनका एक्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल अनुपम, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और माना जा रहा है कि कल से सभी मंत्री अपना अपना कामकाज संभालेंगे और 8 कैबिनेट मंत्री हैं, सभी को जिम्मेदारियां यहां पर सौंप दी गई हैं। तो अब अगले 5 साल के टारगेट के साथ सरकार को यहां पर काम करना है। 2017 में अगर हम देखें तब भी 57 विधायकों की सरकार थी, 47 विधायकों की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी का फेस है। तो ऐसे में जो भी डिपार्टमेंट्स जिस मंत्री को दिए गए हैं उसके ऊपर जरूर इस बात का प्रेशर रहेगा कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अगले 1 साल में, 2 साल में क्या रिजल्ट आप दे पाते हैं, इस पर जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नजर रहेगी कि सारे मंत्री जो काम कर रहे हैं, उनको जो डिपार्टमेंट्स दिए गए वो वाकई जमीन पर दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा। जिससे आप धन सिंह रावत को देखेंगे तो 2 बड़े विभाग उनके पास है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 2 विभाग ऐसे हैं, ये 2 मसले ऐसे हैं जो उत्तराखंड को सीधे प्रभावित करते हैं। पढ़ाई ना होने की वजह से यहां पलायन होता है और स्वास्थ्य की हालत खराब है पहाड़ों में, इसलिए यहां पलायन इसकी एक बड़ी वजह है। तो इन 2 सेक्टर्स में क्या धन सिंह रावत कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर पिछली बार प्रकाश पंत थे, उनके डेथ के बाद सीएम के पास डिपार्टमेंट था, लेकिन इस बार एक स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर काम सौंपा गया प्रेमचंद अग्रवाल को। अच्छी स्थिति नहीं है उत्तराखंड की कर्ज के लिहाज से, लगभग 65,000 करोड़ के ऊपर ज्यादा कर्ज उत्तराखंड के ऊपर है। तो ऐसे में उस फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे प्रेमचंद अग्रवाल? इसी तरह कृषि जो गणेश जोशी को इस वक्त दिया गया है, फॉरेस्ट जिसमें अभी वनाग्नि की घटनाएं तमाम गर्मियों के मौसम में आती हैं, तो फॉरेस्ट फायर को लेकर क्या इंतजाम रहेंगे जो अगले 2-3 महीने चुनौती होने वाला है? टूरिज्म जो सतपाल महाराज के पास है, 2 साल कोविड को हो चुके, इस साल उम्मीद है कि 4 धाम की यात्रा बहुत सुचारू तरीके से होगी, तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? यानी अब जो वक्त रहेगा इस साल का, खासतौर 2022 का, इस 2022 में सभी मंत्रियों के कामकाज की टेस्टिंग होगी कि कौन अपने काम में कितना सफल या कितना फेल है। कि हम देख रहे हैं कि तमाम जो मंत्री हैं उनके ऊपर विभागों का बंटवारा होने के बाद बोझ बहुत ज्यादा भी है। एक मंत्री पर 3-3, 4-4 विभाग दिए गए हैं। ऐसे में आपको सभी में 100% रिजल्ट देना है, यह भी इतना आसान नहीं होगा बिना किसी प्रैक्टिस के और बिना किसी होमवर्क के। बिल्कुल अनुपम, अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो कल डिपार्टमेंट्स का बंटवारा हुआ है तो 23 डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है, जिसमें पेयजल, ऊर्जा, खासतौर पे खनन, माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा गृह, इसके अलावा और भी तमाम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास यहां पर है इस वक्त। तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जिनमें प्रेशर है, जिन मिनिस्टर्स के ऊपर खासा प्रेशर रहेगा वो रहेगा धन सिंह रावत, जिनके पास एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है, बड़ी चुनौती होता है। इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल, जिनका शहरी विकास और फाइनेंस है, क्योंकि आपका एक बड़ा इलाका मैदानी इलाका है, बड़े शहर, आपके यहाँ लगभग 8 नगर निगम है। इन 8 नगर निगमों की क्या हालत है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है, देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम किस तरीके से आगे बढ़,
उन पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा जो जिन पर नजर रहेगी रेखा आर या जिन पर खाद्य आपूर्ति का मसला है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, आपदा के वक्त पर राशन की सप्लाई से लेकर तमाम बातें, उन पर नजर रहेगी। यानी पिछली सरकार के जो मंत्री हैं उन पर खासतौर पर नजर रहेगी, और जो नए मंत्री जिनमें चंदन रामदास, इसके अलावा सौरभ बहुगुणा, इन पर नजर रहेगी कि ये क्या नया वर्कआउट कर पाते हैं, क्या नया दिखा पाते हैं अपने डिपार्टमेंट में। तो कुल मिलाकर पुष्कर सिंह धामी जिस तरह डिपार्टमेंट्स का बंटवारा किया है, तो प्रेशर में जिन मंत्रियों के ऊपर आप कहेंगे बड़ा प्रेशर है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना है आने वाले वक्त में ये क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल के भाषण पर चर्चा होगी, लेखानुदान भी पारित किया जाएगा। आज ही स्थगित किया जा सकता है सत्र। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आज की सत्र को स्थगित किया जा सकता है। जिस तरीके से तमाम जानकारियां हैं, आज ही सत्र को स्थगित किया जा सकता है, लेखानुदान भी पारित किया जाएगा। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। राज्यपाल के भाषण पर आज चर्चा होगी। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और लेखानुदान भी इसी सत्र में पारित किया जाएगा। आज ही स्थगित किया जा सकता है सत्र। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरे दिन की तस्वीरें सत्र की शुरुआत पर, ये दूसरे दिन की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो आज सत्र का दूसरा दिन, पुष्कर धामी वहां पर अभी पहुंचे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कल 4 महीने के लिए 21,116 करोड़ का लेखानुदान पेश किया गया। सीएम धामी ने बतौर वित्त मंत्री लेखानुदान पेश किया, जिसमें राजस्व व्यय के लिए 16,000 करोड़ रुपए, जबकि पूंजीगत खर्चों के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ। सुनील, सत्ता में आने के बाद से अब लगातार भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। ये सारी कवायद इसी दिशा में लग रही है। देखिए अनुपम, विधानसभा का जो आज दूसरे दिन का सेशन है, मैं सबसे पहले उसके ताजा हालात से आपको अवगत करा दूं। अब से कुछ देर बाद सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन आप देखिए विधानसभा की गैलरी में कांग्रेस के जो मेंबर है वो यहाँ पर गैलरी में धरने पर बैठे हैं। और अनुपमा रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी हैं, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। जो कांग्रेस के जो तमाम मेंबर हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। कल भी अनुपमा रावत ने सदन में महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया था। कल भले ही वो अकेली नजर आई थी विधानसभा की गैलरी में भी और विधानसभा के अंदर भी, लेकिन आज कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, किस चीज को लेकर आप विरोध करें? देखिए, पंचम विधानसभा में जनता ने जो जनादेश दिया है और उसको हम सब ने जनादेश को स्वीकार किया है, लेकिन जहां पर कांग्रेस के विधायक जीते हैं और विशेषकर हरिद्वार ग्रामीण में जिस तरह से लगातार शासन के, सरकार के इशारे पे वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, वहां के जो विधायक हमारी अनुपमा रावत हैं, उनके साथियों को उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर आज हम धरने में बैठे हैं। बाबा जी, आप विरोध पर बैठे हैं, किस बात को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, लगातार 10 मार्च से जब से रिजल्ट आया है, हरिद्वार ग्रामीण में जो है जनता को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और बहुत दुख से, बहुत खेद से कहना पड़ा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मैंने सभी आला अधिकारियों को खबर की, लगातार खबर की, पत्राचार भी किया, लेकिन मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने कल मुख्यमंत्री जी से भी इस सिलसिले में बात की, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ एक दल के नेता नहीं हो सकते, एक दल के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, वे हरिद्वार ग्रामीण के भी मुख्यमंत्री हैं हमारे। और जिस तरीके का रवैया हरिद्वार ग्रामीण के साथ किया जा रहा है और वो कहते हैं कि उनके संज्ञान में नहीं है, तो अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो ऐसा कौन सुपर सीएम हरिद्वार जनपद में बैठ गया है जो इस तरीके का रवैया वहां के कांग्रेसी वर्कर्स के साथ और आम जनता के साथ कर रहे हैं? अनुपम, अब से 10 मिनट के बाद विधानसभा का जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हंगामा हो रहा है वो आज के दिन की तस्वीर आपको एक तरह से क्लियर करता है कि सदन के अंदर आज भले ही राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो, भले ही लेखानुदान पर आज चर्चा हो, लेकिन ये सब
हंगामे के बीच होने वाला है। आज सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह आपको हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी अनुमान है कि आज सदन का अंतिम दिवस भी हो सकता है। जी, लेखानुदान पेश कर दिया गया है, बजट का एलोकेशन हो रहा है, क्या जानकारी वहां से आपको है? क्या आगे का विजन प्लान जो है वो यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार किन किन योजनाओं को लेकर के किस तरह से विकास का खाका तैयार कर रही है? देखिए अनुपम, कल राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा। करीब 43 पॉइंट्स का यह भाषण था। 14 पेज का एक नोट था, जिसमें राज्य सरकार की जो भविष्य की योजनाएं हैं और जो राज्य का अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, उसका सारा विवरण इस 14 पेज के नोट में था, जिसमें सरकार ने दिखाया कि किस तरह से वो राज्य के विकास के लिए काम कर रही है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं। हरिद्वार को योग की महानगरी, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाने के लिए वहाँ पर मिशन मायापुरी चलाया जाएगा। ये राज्यपाल के भाषण में ये बात कही गई है। ऐसी तमाम बातें हैं, ऐसे तमाम जो सरकार की भावी योजनाएं, उनका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में है। आज इस भाषण पे चर्चा होनी है, लेकिन इस चर्चा के दौरान भी विपक्ष के करीब 18 से 19 विधायक ऐसे हैं जो राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी समस्याएं, अपना जो मत है उसको ऐड करा सकते हैं। तो इसको लेकर भी आज सदन में चर्चा होनी है। इसके अलावा जो 21,000 करोड़ का जो लेखानुदान है, उस पर भी आज चर्चा होगी और उस पर भी मतदान होगा। और इसके बाद आज लेखानुदान, मुझे लगता है कि सेकंड पाली में लेखानुदान उसको भी पास करा लिया जाए। बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। शिक्षा विभाग ने टीचर्स को नसीहत दी है, स्कूलों में आचरण को रखा जाए ठीक, कर्मचारियों के गलत आचरण का पता चलने पर कार्यवाही होगी। पौड़ी में टीचर के शराब पीकर स्कूल आने का मामला सामने आया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यहां पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, शिक्षा विभाग ने टीचर्स को नसीहत दी है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10।